साथियों, भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है। और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आप कहीं भी नजर डालिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन है। जब पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूझ रहा है, भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी, उसकी तौर तरीकों की चर्चा होगी, मुझे विश्वास है कि भारत की यह पीपल ड्रिवन लड़ाई, इसकी जरूर चर्चा होगी। पूरे देश में गली मोहल्लों में जगह जगह पर आज लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आए हैं। गरीबों के लिए खाने से लेकर राशन की व्यवस्था हो, लॉकडाउन का पालन हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, मेडिकल इक्विपमेंट का देश में ही निर्माण हो। आज पूरा देश एक लक्ष्य, एक दिशा, साथ साथ चल रहा है। ताली, थाली, दिया, मोमबत्ती, इन सारी चीजों ने जो भावनाओं को जन्म दिया, जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठान ली, हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है। शहर हो या गांव, ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है, जिसमें हर कोई अपना योगदान देने के लिए आतुर है। साथियों, देश जब एक टीम बनकर के काम करता है, तब क्या कुछ होता है, ये हम अनुभव कर रहे हैं। आज केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इनका हर एक विभाग और संस्थान राहत के लिए मिलजुल करके पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं। हमारे एविएशन सेक्टर में काम कर रहे लोग हों, रेलवे कर्मचारी हो, ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि देशवासियों को कम से कम समस्या हो। आप में से शायद बहुत लोगों को मालूम होगा कि देश के हर हिस्से में दवाइयों को पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ान नाम से एक विशेष अभियान चल रहा है। हमारे इन साथियों ने इतने कम समय में देश के भीतर ही 3 लाख किलोमीटर की हवाई उड़ान भरी है और 500 टन से अधिक मेडिकल सामग्री देश के कोने कोने में आप तक पहुंचाया है। इसी तरह रेलवे के साथ ही लॉकडाउन में भी लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि देश के आम लोगों को जरूरी वस्तुओं की कमी ना हो। इस काम के लिए भारतीय रेलवे करीब करीब 60 से अधिक रेल मार्ग पर 100 से भी ज्यादा पार्सल ट्रेन चला रही है। इसी तरह दवाओं की आपूर्ति में हमारे डाक विभाग के लोग बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे ये सभी साथी सच्चे अर्थ में कोरोना के वॉरियर ही हैं। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन जारी की गई है। गरीबों को 3 महीने के मुफ्त गैस सिलेंडर, राशन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन सब कामों में सरकार के अलग अलग विभागों के लोग, बैंकिंग सेक्टर के लोग एक टीम की तरह दिन रात काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने अभी हाल ही में जो अध्यादेश लाया गया है, उस पर अपना संतोष व्यक्त किया है। इस अध्यादेश में कोरोना वॉरियर्स के साथ हिंसा, उत्पीड़न और उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स,
और ऐसे सभी लोग जो देश को कोरोना मुक्त बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब अनुभव कर रहे हैं कि महामारी के खिलाफ इस लड़ाई के दौरान हमें अपने जीवन को, समाज को, हमारे आसपास हो रही घटनाओं को एक फ्रेश नजरिए से देखने का अवसर भी मिला है। समाज के नजरिए में भी व्यापक बदलाव आया है। आज अपने जीवन से जुड़े हर व्यक्ति की अहमियत का हमें आभास हो रहा है। हमारे घर में काम करने वाले लोग हो, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करने वाले हमारे सामान्य कामगार हो, पड़ोस की दुकानों में काम करने वाले लोग हो, इन सब की कितनी बड़ी भूमिका है, हमें ये अनुभव हो रहा है। इसी तरह जरूरी सेवाओं की डिलीवरी करने वाले लोग, मंडियों में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई बहन, हमारे आस पड़ोस के ऑटो चालक, रिक्शा चालक, आज हम अनुभव कर रहे हैं कि इन सब के बिना हमारा जीवन कितना मुश्किल हो सकता है। आजकल सोशल मीडिया में हम सब लोग लगातार देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान लोग अपने इन साथियों को न सिर्फ याद कर रहे हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं, बल्कि उनके बारे में बहुत सम्मान से लिख भी रहे हैं। आज देश के हर कोने से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि लोग सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पहले उनके काम को संभवतः आप भी कभी नोटिस नहीं करते थे। डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सेवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं, हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों के सोच में काफी बदलाव हुआ है। पहले पुलिस के विषय में सोचते ही नकारात्मकता के सिवाय हमें कुछ नजर नहीं आता था। हमारे पुलिसकर्मी आज गरीबों, जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं, दवा पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से हर मदद के लिए पुलिस सामने आ रही है, इससे पुलिसिंग का मानवीय और संवेदनशील पक्ष हमारे सामने उभर करके आया है, हमारे मन को झकझोर दिया है, हमारे दिल को छू लिया है। एक ऐसा अवसर है जिसमें आम लोग पुलिस से भावात्मक तरीके से जुड़ रहे हैं। हमारे पुलिस कर्मियों ने इसे जनता की सेवा के एक अवसर के रूप में लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इन घटनाओं से आने वाले समय में सच्चे अर्थ में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ सकता है और हम सब ने इस सकारात्मकता को कभी भी नकारात्मकता के रंग से रंगना नहीं है। साथियों, हम अक्सर सुनते हैं प्रकृति, विकृति और संस्कृति। इन शब्दों को एक साथ देखें और इसके पीछे के भाव को देखें तो आपको जीवन को समझने का भी एक नया द्वार खुलता हुआ दिखेगा। अगर मानव प्रकृति की चर्चा करें तो ये मेरा है, मैं इसका उपयोग करता हूं। इसको और इस भावना को बहुत स्वाभाविक माना जाता है, किसी को इसमें कोई ऐतराज नहीं होता। इसे हम प्रकृति कह सकते हैं। लेकिन जो मेरा नहीं है, जिस पर मेरा हक नहीं है, उसे मैं दूसरे से छीन लेता हूं, उसे छीनकर उपयोग में लाता हूं, तो हम इसे विकृति कह सकते हैं। इन दोनों से परे, प्रकृति और विकृति से ऊपर जब कोई संस्कारित मन सोचता है या व्यवहार करता है तो हमें संस्कृति नजर आती है। जब कोई अपने हक की चीज, अपनी मेहनत से कमाई चीज, अपने लिए जरूरी चीज कम हो या अधिक, इसकी परवाह किए बिना किसी व्यक्ति की जरूरत को देखते हुए खुद की चिंता छोड़कर अपने हक के हिस्से को बांट करके किसी दूसरे की जरूरत पूरी करता है, वही तो संस्कृति है। साथियों, जब कसौटी का काल होता है तब इन गुणों का परीक्षण होता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि भारत ने अपने संस्कारों के अनुरूप, हमारी सोच के अनुरूप, हमारी संस्कृति का निर्वहन करते हुए कुछ फैसले लिए।
संकट की इस घड़ी में दुनिया के लिए भी, समृद्ध देशों के लिए भी दवाइयों का संकट बहुत ज्यादा रहा है। एक ऐसा समय है कि अगर भारत दुनिया को दवाइयां न भी दे तो कोई भारत को दोषी नहीं मानता। हर देश समझ रहा है कि भारत के लिए भी उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों का जीवन बचाना है। लेकिन साथियों, भारत ने प्रकृति विकृति की सोच से परे होकर फैसला लिया। भारत ने अपनी संस्कृति के अनुरूप फैसला लिया। हमने भारत की आवश्यकताओं के लिए जो करना था उसका प्रयास तो बढ़ाया ही, लेकिन दुनिया भर से आ रही मानवता की रक्षा की पुकार पर भी पूरा पूरा ध्यान दिया। हमने विश्व के हर जरूरतमंद तक दवाइयों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया और मानवता के इस काम को करके दिखाया। आज जब मेरी अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात होती है तो वो भारत की जनता का आभार जरूर व्यक्त करते हैं। जब वो लोग कहते हैं थैंक यू इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, तो देश के लिए गर्व और बढ़ जाता है। इसी तरह इस समय दुनिया भर में भारत के आयुर्वेद और योग के महत्व को भी लोग बड़े विशिष्ट भाव से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखिए, हर तरफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आयुर्वेद और योग की चर्चा हो रही है। कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कर रहे होंगे। गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किए हैं वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। साथियों, वैसे कोविड-19 के कारण कई सकारात्मक बदलाव हमारे काम करने के तरीके, हमारी जीवन शैली और हमारी आदतों में भी स्वाभाविक रूप से अपनी जगह बना रहे हैं। आपने सबने भी महसूस किया होगा इस संकट ने कैसे अलग अलग विषयों पर हमारी समझ और हमारी चेतना को जागरूक किया है। जो असर हमें अपने आसपास देखने को मिल रहे हैं, इनमें सबसे पहला है मास्क पहनना और अपने चेहरे को ढककर रखना। कोरोना की वजह से बदलते हुए हालात में मास्क भी हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा है। वैसे हमें इसकी भी आदत कभी नहीं रही कि हमारे आसपास के बहुत सारे लोग मास्क में दिखे, लेकिन अब हो यही रहा है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि जो मास्क लगाते हैं वे सभी बीमार हैं। और जब मैं मास्क की बात करता हूं तो मुझे एक पुरानी बात याद आती है। आप सबको भी याद होगा, एक जमाना था कि हमारे देश के कई ऐसे इलाके ऐसे होते थे कि वहां अगर कोई नागरिक फल खरीदता हुआ दिखता था तो आस पड़ोस के लोग उसको जरूर पूछते थे क्या घर में कोई बीमार है। यानी फल मतलब बीमारी में ही खाया जाता है, ऐसी एक धारणा बनी हुई थी। हालांकि समय बदला और ये धारणा भी बदली। वैसे ही मास्क को लेकर भी धारणा अब बदलने वाली ही है। आप देखिएगा, मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा। अगर बीमारी से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। और मेरा तो सिंपल सुझाव रहता है, गमछा मुंह ढकना है। साथियों, हमारे समाज में एक और बड़ी जागरूकता ये आई है कि अब सभी लोग ये समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के क्या नुकसान हो सकते हैं। यहां वहां कहीं पर भी थूक देना गलत आदतों का हिस्सा बना हुआ था। ये स्वच्छता और स्वास्थ्य को गंभीर चुनौती भी देता था। वैसे एक तरह से देखें तो हम हमेशा से ही इस समस्या को जानते रहे, लेकिन ये समस्या समाज से समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो समय आ गया है कि इस बुरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। कहते भी हैं कि बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ये बातें जहां बेसिक हाइजीन का स्तर बढ़ाएंगी, वहीं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में भी मदद करेगी। मेरे
अपने पर्यावरण, जंगल, नदियां और पूरे इकोसिस्टम के संरक्षण के बारे में भी सोचना चाहिए, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम अक्षय रहना चाहते हैं तो हमें पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी धरती अक्षय रहे। क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया का यह पर्व दान की शक्ति यानी पावर ऑफ गिविंग का भी एक अवसर होता है। हम हृदय की भावना से जो कुछ भी देते हैं, वास्तव में महत्व उसी का होता है। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या देते हैं और कितना देते हैं। संकट के इस दौर में हमारा छोटा सा प्रयास हमारे आसपास के बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा संबल बन सकता है। देश और दुनिया में भगवान बसवेश्वर के सभी अनुयायियों को उनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब पूरे विश्व में ये मुसीबत आ ही गई है तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे। सड़कों पर, बाजारों में, मोहल्लों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अभी बहुत आवश्यक है। मैं आज उन सभी कम्युनिटी लीडर्स के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जो 2 गज दूरी और घर से बाहर नहीं निकलने को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथियों, इस वैश्विक महामारी के संकट के बीच आपके परिवार के एक सदस्य के नाते, और आप सब भी मेरे ही परिवारजन हैं, तब कुछ संकेत करना, कुछ सुझाव देना, ये मेरा दायित्व भी बनता है। मेरे देशवासियों से मैं आपसे आग्रह करूंगा, हम कतई अति आत्मविश्वास में न फंस जाएं। हम ऐसा विचार न पाल लें कि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारी गली में, हमारे दफ्तर में अभी तक कोरोना पहुंचा नहीं है, इसलिए अब पहुंचने वाला नहीं है। देखिए, ऐसी गलती कभी मत पालना। दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ कह रहा है और हमारे यहाँ तो बार बार कहा जाता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। याद रखिए, हमारे पूर्वजों ने हमें इन सारे विषयों में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। हमारे पूर्वजों ने कहा है, अग्नि ही शेषम ऋण शेषम व्याधि शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कार्येत। अर्थात हल्के में लेकर छोड़ दी गई आग, कर्ज और बीमारी मौका पाते ही दोबारा बढ़कर खतरनाक हो जाती है। इसलिए इनका पूरी तरह उपचार बहुत आवश्यक होता है। इसलिए अति उत्साह में स्थानीय स्तर पर कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसका हमेशा हमेशा हमने ध्यान रखना ही होगा। और मैं फिर एक बार कहूंगा, 2 गज दूरी बनाए रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। अगली मन की बात के समय जब मिले, तब इस वैश्विक महामारी से कुछ मुक्ति की खबरें दुनिया भर से आए, मानवजात इन मुसीबतों से बाहर आए, इसी प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।